बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। वरना सीक्रेट सर्विस के हाथ हम तक पहुंच जाएंगे। ये इंतहाई ख़तरनाक तरीन सर्विस है और यकीनन उनके पास ऐसे सबूत होंगे कि कर्नल को फौरी खुदकुशी कर लेने में ही आफियत नज़र आई। इसलिए तुम फौरी तौर पर सब कुछ वाइंड अप करके मुल्क से बाहर चले जाओ। कोई सबूत, कोई फ़ाइल और कोई कागज़ रेड ट्रैप के सिलसिले में उनके हाथ नहीं लगना चाहिए, किंग ने कहा। लेकिन फिर तो बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का मौका निकल जाएगा और फिर एक लिहाज से ये मंसूबा ही ख़त्म हो जाएगा, इफ्तिखार खान ने कहा। बाद में जो होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल जो मैं कह रहा हूँ वो करो और मेरी हिदायत पर इंतहाई तेज़ी से अमल करो, इंतहाई तेज़ रफ्तारी से। समझ गए हो? किंग ने ज़ोर देते हुए कहा। ठीक है, जैसे आपका हुक्म, इफ्तिखार खान ने मुंह बनाते हुए कहा और दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म होने पर उसने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इस कदर मेहनत, इस कदर अखराजात, और जब मंसूबा तकमील के करीब पहुंचा तो सब कुछ ख़त्म। वेरी बैड, इफ्तिखार खान ने बड़बड़ाते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर मायूसी के तासुरात नुमायाँ थे। रोज़ क्लब के मेन गेट के करीब टाइगर ने कार रोकी और फिर कार का दरवाज़ा खोलकर वो नीचे उतर आया और फिर कार लॉक करके वो तेज़ तेज़ कदम उठाता क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। अंदर हॉल में मनशियात का गाढ़ा धुआं मौजूद था। हॉल में सब ज़ेर ज़मीन दुनिया के अफराद भरे हुए थे, जिनमें औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा थी। एक तरफ काउंटर था जिसके पीछे एक कवि हैकल नौजवान खड़ा था। उसके जिस्म पर सुर्ख रंग की हाफ आस्तीन की बुनियान थी जिस पर एक फौश सा फ़िक्रा लिखा हुआ था। उसके सर पर बाल कोहान की तरह उभरे हुए नजर आ रहे थे। चेहरे पर मौजूद ज़ख्मों के बेशुमार मंदमल निशानात बता रहे थे कि उसका ज़्यादातर वक्त लड़ाई भड़ाई में ही गुजरा है। टाइगर काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। रोज़ी रास्कल से कहो कि टाइगर आया है, टाइगर ने उस नौजवान से मुखातिब होकर कहा। क्या रोज़ी ने तुम्हें मुलाकात का वक्त दिया हुआ है? नौजवान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम उससे बात तो करो, वो तुम्हें खुद ही बता देगी, टाइगर ने सर्द लहजे में जवाब दिया। तो नौजवान ने काउंटर के नीचे से एक इंटरकॉम उठाकर काउंटर पर रखा और रिसीवर उठाकर एक बटन प्रेस कर दिया। काउंटर से जेरी बोल रहा हूँ, एक साहब आए हैं जिनका नाम टाइगर है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, नौजवान ने स्पाट लहजे में कहा। ठीक है। नौजवान ने दूसरी तरफ से बात सुनकर रिसीवर वापस रख दिया। इधर बाएं तरफ सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चले जाओ, नौजवान ने रिसीवर रखकर बाएं तरफ इशारा करते हुए टाइगर से कहा। तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ बाएं तरफ मौजूद राहदारी की तरफ बढ़ गया। राहदारी के इख्तिताम पर सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। सीढ़ियाँ चढ़कर जब टाइगर ऊपर वाली राहदारी में पहुंचा तो पॉप म्यूज़िक के शोर से उसके कान फटने लगे। राहदारी के आखिर में एक कमरा था जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था और म्यूज़िक का शोर वहीं से आ रहा था। टाइगर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेख्तियार ठिठक कर रुक गया, क्योंकि रोज़ी रास्कल कमरे में बड़े बेढंगे अंदाज में रक्स करने में मसरूफ़ थी। वैसे कमरा खाली था, उसमें और कोई आदमी ना था। टाइगर के कमरे में दाखिल होने के बावजूद रोज़ी रास्कल अपने रक्स में मसरूफ़ रही तो टाइगर ने आगे बढ़कर एक तरफ रखे हुए टेप रिकॉर्डर का बटन ऑफ कर दिया, जिसमें से म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ निकल रही थी। म्यूज़िक रुकते ही टाइगर को यूँ महसूस हुआ जैसे वो दुनिया से अचानक किसी खला में आ गया हो, जहाँ किसी किस्म की कोई आवाज़ ही ना हो। अरे क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरा रक्स पसंद नहीं आया? रोज़ी रास्कल ने म्यूज़िक ऑफ होते ही टाइगर की तरफ मुड़ते हुए कहा। रक्स तो तुम अच्छा करती हो, लेकिन म्यूज़िक सुनकर मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं जिन्नात की वादी में आ गया हूँ, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे ये तो सबसे मकबूल तरीन धुन है, तुम कहीं जहनी तौर पर बूढ़े तो नहीं हो? बहरहाल बैठो, कैसे आना हुआ? कहीं मुझ पर आशिक तो नहीं हो गए कि इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गए हो? रोज़ी रास्कल ने बड़े बेबाक से लहजे में कहा। तुम पर आशिक होने के लिए तो मुझे ज़बरदस्त लड़ाका बनना पड़ेगा, जो मैं बहरहाल नहीं बन सकता, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गया, जबकि रोज़ी रास्कल मेज़ के पीछे मौजूद अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। अरे हाँ, तुम्हें तो लड़ना ही नहीं आता, बकुल तुम तो सिर्फ लड़ने का रोब डालकर काम चला लेते हो।
बहरहाल बोलो क्यों आए हो? रोज़ी रास्कल ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि बॉस को यकीन नहीं आता कि कोई औरत रास्कल भी हो सकती है, जबकि मैंने उसे चैलेंज कर दिया है कि ऐसा है। बस इसी बात पर मेरी शर्त लग गई है। अब तुम मेरे साथ चलो और बॉस को यकीन दिला दो कि तुम वाकई रास्कल हो। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। शर्त तो तुम बहरहाल जीत जाओगे, लेकिन तुम्हारे बॉस की बाकी ज़िंदगी अस्पताल में बेड पर पड़े कराहते ही गुजरेगी। रोज़ी ने मुंह बनाते हुए कहा। चलो, उसे यकीन तो आ जाएगा। टाइगर ने जवाब दिया। कहाँ है तुम्हारा बॉस? उसे साथ ले आना था। रोज़ी ने कहा। मैंने तो कहा था, लेकिन उसका कहना है कि ये मर्द की तौहीन है कि वो औरत के पास चल कर जाए। टाइगर ने जवाब दिया तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार उछल पड़ी। उसके चेहरे पर गुस्से की तासुरात उभर आए थे। उसकी ये जुर्रत कि वो ऐसी बात करे, मैं उसकी नाक तोड़ दूंगी। उसने अब तक औरतें देखी ही नहीं हैं। रोज़ी रास्कल ने गुस्सीले लहजे में कहा। यही तो मैं चाहता हूँ कि उसे हमेशा के लिए अकल आ जाए। वैसे फ़िक्र ना करो, वो भी बस मेरी तरह रोब वगैरह डालने का माहिर है। लड़ना भिड़ना उसे भी नहीं आता। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। आता भी हो तो क्या हुआ, रोज़ी रास्कल का मुकाबला कौन कर सकता है। चलो उठो, अभी चलो। रोज़ी रास्कल ने एक झटके से उठते हुए कहा। चलो। टाइगर ने भी उठते हुए कहा और रोज़ी रास्कल तेज़ तेज़ कदम उठाती कमरे के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन सीढ़ियाँ उतरकर वो बजाय हॉल में जाने के एक और दरवाजे में दाखिल हुई। टाइगर भी उसके पीछे था। थोड़ी देर बाद वो एक गली में पहुंच गए जो रोज़ क्लब की साइड में वाक़या थी। किस पर चलेंगे? मैं तो टैक्सी पर सफ़र करने की आदी हूँ, रोज़ी रास्कल ने सड़क की तरफ बढ़ते हुए कहा। बाहर मेरी कार मौजूद है, टाइगर ने कहा तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार चौंक पड़ी। कार क्या चोरी की है? रोज़ी रास्कल ने कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। एक बदमाश पर रोब डालकर उससे छीनी थी, तब से उसे जुर्रत ही नहीं हुई वापस लेने की। टाइगर ने कहा तो रोज़ी रास्कल ने असबात में सर हिला दिया। ये तुम आखिर रोब कैसे डालते हो? मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती, रोज़ी रास्कल ने कहा। कभी मौका मिला तो तुम्हें तजर्बा करके दिखा दूंगा, टाइगर ने जवाब दिया। फिर एक तरफ खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वाह, कार तो नई मॉडल की है, खूब अच्छा धंधा है तुम्हारा, रोज़ी रास्कल ने साइड सीट पर बैठते हुए कहा तो टाइगर जो ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था मुस्कुरा दिया। और फिर थोड़ी देर बाद तेज़ी से कार राना हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इमरान ने टाइगर को कॉल करके कहा था कि वो रोज़ी रास्कल को अगवा करके राना हाउस ले आए। क्योंकि इमरान उससे पूछगिछ करना चाहता था, इसलिए टाइगर रोज़ क्लब गया था। चूँकि रोज़ी रास्कल खुद ही उसके साथ चलने पर तैयार हो गई थी, इसलिए टाइगर को ज़बरदस्ती ना करनी पड़ी थी। थोड़ी देर बाद कार राना हाउस के जहाज़ी साइज़ के फाटक के सामने जाकर रुकी तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार चौंक पड़ी। ये अजीमुशान इमारत तुम्हारे बॉस की है, रोज़ी रास्कल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस का कोई जागीरदार दोस्त है, राना तहवर अली संदूकी, ये उसकी मलकियत है, अलबत्ता बॉस की तहवील में रहती है। टाइगर ने कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा तो रोज़ी रास्कल ने असबात में सर हिला दिया। टाइगर ने स्तून पर मौजूद बेल का बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद फाटक की खिड़की खुली और जोसेफ बाहर आ गया। फाटक खोलो जोसेफ, टाइगर ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। अच्छा, जोसेफ ने कहा और वापस उस खिड़की में गायब हो गया। तो टाइगर वापस ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। ये दियो कौन है? बड़ा ही जानदार आदमी है, रोज़ी रास्कल ने टाइगर से पूछा। इसका नाम जोसेफ है, अफ्रीका का प्रिंस है। इसका एक और साथी भी है, वो भी इसी जसामत का है, उसका नाम जवाना है। ये दोनों बॉस के बॉडीगार्ड्स हैं, टाइगर ने कहा। उसी लम्हे फाटक खुल गया तो टाइगर कार को अंदर ले गया। रोज़ी रास्कल बड़ी हैरत भरी नज़रों से राना हाउस की इमारत को देख रही थी। टाइगर ने कार वसी और इस पोरच में ले जाकर रोकी और फिर वो नीचे उतर आया। रोज़ी रास्कल भी नीचे उतर आई। उसी लम्हे बरामदे में खड़ा जवाना भी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया। आओ मास्टर, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जवाना ने करीब आकर कहा। रोज़ी रास्कल बड़ी तहसीन आमेज़ नज़रों से जवाना को देख रही थी। ये जवाना है, बॉस का बॉडीगार्ड, और जवाना ये रोज़ी रास्कल है, टाइगर ने उन दोनों का तारुफ कराते हुए कहा।
रास्कल क्या मतलब? क्या ये इसका ख़ानदानी नाम है? जवाना ने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में सर से पैर तक रोज़ी रास्कल को देखते हुए कहा। तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। ख़ानदानी नाम नहीं है, मेरे काम ही ऐसे हैं कि लोग मुझे रास्कल कहते हैं, रोज़ी रास्कल ने हंसते हुए कहा। तो जवाना भी बेख्तियार हंस पड़ा। और रोज़ी, बॉस हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, टाइगर ने कहा और जवाना के पीछे चलते हुए वो सिटिंग रूम में पहुंच गए, जहां इमरान कुर्सी पर बैठा किसी से फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ था। टाइगर और रोज़ी रास्कल के अंदर दाखिल होते ही इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और उठ खड़ा हुआ। बॉस, ये रोज़ी रास्कल है, और रोज़ी, ये मेरा बॉस है, अली इमरान। टाइगर ने मुस्कुराते हुए रोज़ी रास्कल और इमरान का तारुफ कराते हुए कहा, अरे तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तो तुम्हारा नाम सुनकर तसव्वुर में डर गया था कि न जाने किस कदर खौफनाक शक्ल होगी तुम्हारी कि लोग तुम्हें रास्कल कहने पर मजबूर हो गए हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार हंस पड़ी। इस तारीफ़ का शुक्रिया, वैसे तुम वाकई इस टाइगर के बॉस लगते हो, क्योंकि तुम इससे भी ज़्यादा मासूम और भोले भाले से हो, रोज़ी रास्कल ने हंसते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बैठो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और रोज़ी रास्कल और टाइगर दोनों इमरान के बैठते ही कुर्सियों पर बैठ गए। ये टाइगर तो तुम्हारी बड़ी तारीफ़ें करता है, न जाने तुमने इस पर क्या जादू कर दिया है, वरना पहले तो ये औरतों को घास तक न डालता था, इमरान ने कहा। तो रोज़ी बेख्तियार हंस पड़ी। ये बेचारा मासूम सा आदमी है, मैंने तो इसकी बड़ी तारीफ़ें सुनी थी कि बड़ा लड़ाका है, बड़ा नाम है इसका, ज़ेर ज़मीन दुनिया के बड़े बड़े बदमाश इससे डरते हैं। यही तारीफ़ें सुनकर मैं इसके कमरे में गई, लेकिन इसने बताया कि ये तो सिर्फ रौब डालकर अपना काम चला लेता है। फिर इसकी ये बात मुझे पसंद आ गई और मैं इसकी हड्डियां तोड़े बगैर वापस चली गई। फिर तुम्हारी ट्रांसमीटर कॉल आ गई और इसने बताया कि तुम रौब डालने में इसके बॉस हो, इसीलिए मैं यहाँ भी आ गई। वैसे तुमने वाकई ये कहा था कि मर्द का औरत के पास चलकर जाना उसकी तौहीन है, रोज़ी रास्कल ने बात करते करते अचानक सख्त लहजे में कहा। शायद उसे बात करते करते उस फिक्रे का ख्याल आ गया था। बस रोज़ी की ज़िद थी कि आप इसके पास आएँ, तो मैंने इसे आपकी ये बात कह दी थी। टाइगर ने इमरान के बोलने से पहले ही बात कर दी। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। ये टाइगर मुसलसल ज़िद कर रहा था कि मैं तुम्हारे पास चलूं, लेकिन मैंने कहा कि बग़ैर बैंड बाजे के किसी खातून के पास जाना अच्छा नहीं लगता। अगर टाइगर बैंड बाजे का इंतज़ाम करे तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शायद इसके पास बैंड बाजे के इंतज़ाम की रकम ही न थी, इसलिए ये खामोशी से चला गया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बैंड बाजे के साथ तुम आना चाहते थे मेरे पास, या इस टाइगर के लिए बैंड बाजे का इंतज़ाम कराना चाहते थे, रोज़ी रास्कल ने बड़े बेबाक से लहजे में कहा। मैं क्या और टाइगर क्या, बैंड बाजे वाले भी तो मर्द होते हैं, आगे तुम्हारी मर्ज़ी थी कि तुम किसे मुंतखब करती हो, इमरान ने जवाब दिया। तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार हंस पड़ी। तुम खासी दिलचस्प बातें करते हो, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें यकीन आ गया है कि मैं वाकई रास्कल हूँ, या तुम्हें यकीन दिलाना पड़ेगा, और सोचकर जवाब देना, दूसरी सूरत में तुम्हारी बाकी ज़िंदगी अस्पताल के बिस्तर पर भी गुजर सकती है, रोज़ी रास्कल ने इस बार बड़े संजीदा लहजे में कहा। तुम्हारे इस खुलेआम टाइगर के साथ आने पर मुझे वाकई यकीन आ गया है कि तुम रास्कल हो, वरना मेरा ख्याल था कि तुमने बहरहाल एक गैर मुल्की को कत्ल किया है और तुम कहीं छुपी बैठी पुलिस के खौफ से कांप रही होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार हंस पड़ी। मैं क्यों छुपूंगी, उस जैसे न जाने मैंने कितने आदमी हलाक कर दिए हैं, मुझे तो उनकी तादाद भी याद नहीं है, पुलिस मेरा क्या बिगाड़ सकती है, रोज़ी रास्कल ने बड़े फ़ाखराना लहजे में कहा। लेकिन सबको मालूम है कि तुम आखिरी बार उस गैर मुल्की के साथ गई थी, फिर उस होटल ग्रैंड के अमले ने भी तुम्हें उसके साथ कमरे में जाते हुए देखा है, इमरान ने कहा। देखा होगा, उससे क्या होता है, कमरे में जब वापस आई तो वो ज़िंदा था, बाकी मेरा नाम ही पुलिस के लिए काफ़ी है, उसे मालूम है कि रोज़ी रास्कल पर हाथ डालना उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है, रोज़ी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। उस टेरी हाउंड ने आखिर तुम्हें ही क्यों मुंतखब किया अपने साथ ले जाने के लिए, इमरान ने कहा। तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार हंस पड़ी। उस बेचारे ने मुझे क्या ले जाना था, मैं उसे ले गई थी,
रोज़ी रास्कल ने कहा तो इमरान और टाइगर बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? क्या तुम्हारा मकसद उसे कत्ल करना था या लूटना था? इमरान ने चौंक कर कहा। इन दोनों में कोई भी मकसद ना था। मैं होटल में गई तो वो अकेला बैठा हुआ था। उसने जो जैकेट पहनी हुई थी वो देखते ही मुझे पसंद आ गई। चुनाचे मैं उसके पास जाकर बैठ गई और मैंने उससे मुतालबा कर दिया कि वो जैकेट मुझे दे दे। उसने कहा कि वो एक शर्त पर जैकेट मुझे दे सकता है, ये अगर मैं उसके साथ कमरे में चलूँ। मैंने उसकी बात मान ली। उसने कहा कि उसका कमरा होटल ग्रैंड में बुक है। हम वहाँ गए। उसने जैकेट उतार कर एक तरफ रख दी और कहा कि पहले मैं उसके साथ शराब पी लूँ, फिर जैकेट ले जाऊँ। मैंने उसकी बात मान ली। फिर उसने मुझे बताना शुरू कर दिया कि वो ग्रेटलैंड में बहुत बड़ा बदमाश है और बड़ा गैंगस्टर है और यहाँ एक ख़ास काम से आया है और उसकी रात को प्रेसिडेंट हाउस के किसी बहुत बड़े अफसर के साथ मुलाकात तय है। और न जाने क्या क्या कहता रहा, लेकिन मैंने महसूस किया कि शराब पीते ही मेरे हवास जवाब देने लगे हैं, तो मैं उठकर खड़ी हो गई। उसने मुझ पर हाथ डाल दिया। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन न जाने उस शराब में क्या था कि मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया और उसने फातिहाना अंदाज में कह लगाने शुरू कर दिए। बस फिर मेरा खून गर्म हो गया और मैंने उसकी शारग में खंजर उतार दिया और वो मर गया। मैंने बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे, सर पर पानी डाला तो मेरे हवास कुछ दुरुस्त हुए। फिर मैंने उसकी लाश को घसीट कर बाथरूम में डाल दिया ताकि फौरी तौर पर लाश दस्तयाब ना हो सके। उसके बाद मैंने उसकी जैकेट उठाई, जैकेट की तलाशी ली तो उसमें एक पर्स मौजूद था। पर्स में रकम तो बहुत थोड़ी सी थी, लेकिन पर्स खासा कीमती था। चुनाचे मैंने रकम तो वहीं फेंकी, अलबत्ता पर्स समेत जैकेट लेकर वहाँ से आ गई। रोज़ी रास्कल ने तफसील बताते हुए कहा। वो पर्स तुम्हारे पास है? इमरान ने पूछा। हाँ, क्यों? रोज़ी रास्कल ने चौंक कर पूछा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी पसंद इस मामले में कितनी अच्छी है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो रोज़ी रास्कल ने जैकेट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक कीमती और बड़ा सा पर्स निकाल कर इमरान के सामने रख दिया। ओह वाकई, ये तो इंतहाई कीमती और ख़ूबसूरत पर्स है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और पर्स उठाकर खोल कर देखने लगा। इसमें रकम नहीं है क्योंकि मैं पर्स में रकम रखने की आदी नहीं हूँ, रोज़ी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो वाकई अच्छी आदत है क्योंकि इस तरह रकम के साथ साथ पर्स भी गायब हो जाता है, इमरान ने कहा और दूसरे लम्हे उसकी उंगलियों ने पर्स के एक खुफिया खाने से एक कार्ड निकाल लिया। कार्ड पर अल्पाइन क्लब का नामो पता और फ़ोन नंबर छपा हुआ था, लेकिन इसके साथ ही कोने में वहशी भेड़िया का चेहरा भी नज़र आ रहा था और दूसरे कोने में 7 का हिंसा छपा हुआ था जिसके गिर्द दायरा लगा हुआ था। क्या ये कार्ड मैं रख सकता हूँ? तुम्हारी तरफ से तोहफे के तौर पर, इमरान ने कहा। रख लो, मैंने इसका क्या करना है, रोज़ी रास्कल ने मुँह बनाते हुए कहा। शुक्रिया, इमरान ने कहा और पर्स उसने रोज़ी रास्कल की तरफ वापस बढ़ा दिया और कार्ड अपने जेब में रखकर वो उठ खड़ा हुआ। ओके रोज़ी रास्कल, तुमसे मिलकर वाकई बेहद खुशी हुई है। अब मैंने एक अहम काम जाना है, फिर मुलाकात होगी। टाइगर, तुम जाकर रोज़ी को इसके क्लब छोड़ाओ, इमरान ने कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। क्या मतलब? इसका क्या मतलब हुआ? ये तो इस तरह चला गया है जैसे इसे हमारी ज़रा बराबर भी परवाह ना हो, रोज़ी रास्कल ने गुस्सीले लहजे में कहा। नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बॉस बस ऐसा ही आदमी है। आओ चलें, टाइगर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। नहीं, पहले उसे बुलाओ ताकि वो मुझसे माजरत करे और फिर मुझे कार तक छोड़ने हमारे साथ चले, रोज़ी रास्कल ने उठकर खड़े होते हुए इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। बॉस तो अब तक शायद इमारत से बाहर भी जा चुका होगा, फिर सही आओ, टाइगर ने नरम लहजे में कहा। जो मैं कह रही हूँ वो करो, जहाँ भी हो वो उसे बुला कर लाओ। ये मेरी तौहीन है कि वो इस तरह सर्दमोहरी से उठकर चला जाए, रोज़ी रास्कल ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। देखो रोज़ी रास्कल, मैं तुम्हें चूँकि यहाँ ले आया हूँ इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हो, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ कि आओ चलें, वरना, टाइगर ने होंठ भेजते हुए कहा। वरना क्या? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे, रोज़ी रास्कल को? तुम्हारी ये जुर्रत पिद्दे, रोज़ी रास्कल ने चीखते हुए कहा और इसके साथ ही उसने यकलख्त बिजली की सी तेज़ी से कलाबाजी खाई और टाइगर अचानक अपने सीने पर पड़ने वाली फ्लाइंग किक खाकर उछलकर कई फुट दूर फर्श पर जा गिरा।
लेकिन नीचे गिरते ही वो किसी स्प्रिंग की तरह उछला और इसके साथ ही उसका जिस्म हवा में उड़ता हुआ रोज़ी रास्कल से टकराया और इस बार रोज़ी रास्कल चीखती हुई उछलकर एक कुर्सी पर पुश्त के बल जा गिरी और फिर कुर्सी समेत नीचे फर्श पर जा गिरी। लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखती हुई उछलकर खड़ी हो गई। तुमने मुझ पर छलांग लगाई है, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। रोज़ी रास्कल ने किसी ज़ख्मी बिल्ली की तरह घुराते हुए कहा। मैं तो तुम्हें बिगड़ा हुआ नफसियाती केस समझ रहा था, लेकिन तुम तो पागल हो, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन इसके साथ ही वो तेज़ी से उछलकर एक तरफ हटा और इसके साथ ही उसकी लात नीम दायरे की सूरत में घूमी और रोज़ी रास्कल का हवा में उड़ता हुआ जिस्म पूरी कुव्वत से सामने की दीवार से जा टकराया। एक धमाका हुआ और इसके साथ ही रोज़ी रास्कल इस तरह नीचे गिरी जैसे छत से कोई छिपकली गिरती है। नीचे गिरकर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन फिर वो साकित हो गई। क्या हुआ टाइगर, ये कैसा धमाका था? उसी लम्हे जवाना ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा और फिर वो रोज़ी रास्कल को कालीन पर साकित पड़े देखकर चौंक पड़ा। क्या हुआ है इसे? जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। अहमक लड़की है, कह रही थी कि बॉस ने इसकी तौहीन की है, इसलिए बॉस को वापस बुलाओ। मैंने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। हमला कर दिया? क्या मतलब? जवाना ने हैरान होते हुए कहा। इसका ख्याल है कि वो दुनिया की बेहतरीन लड़ाका है और कोई भी लड़ाई भिड़ाई में इसका मुकाबला नहीं कर सकता, टाइगर ने कहा और आगे बढ़कर उसने उसे बाजू से पकड़ा और घसीट कर एक कोने में मौजूद सोफे पर डाल दिया। लड़ाई से तुम्हारा मतलब मार्शल आर्ट है या नोचने घसूटने को लड़ाई कह रहे हो? जवाना ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि कोई लड़की मार्शल आर्ट के अंदाज में भी लड़ सकती है। मार्शल आर्ट के तहत? वैसे एक बात है, इसके जिस्म में फुर्ती और तेज़ी है और इसे बहरहाल किसी हद तक मार्शल आर्ट से भी वाकफियत है, टाइगर ने जवाब दिया। ओह, फिर तो वाकई ये एक अजूबा है। अब इसका क्या करना है? जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या करना है? इसे होश में ले आना है। अब ये औरत है, इसलिए इसके चेहरे पर थप्पड़ भी तो नहीं मारे जा सकते, इसलिए पानी ही डालना पड़ेगा, टाइगर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मैं ले आता हूँ पानी, जवाना ने कहा और तेज़ी से वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो जोसेफ भी उसके साथ था। ये जवाना बता रहा है कि ये लड़की मार्शल आर्ट जानती है और इसने तुम पर हमला कर दिया था, जोसेफ ने अंदर आकर ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे जवाना की बात पर यकीन ना आ रहा हो और वो तस्दीक करने के लिए आया हो। जवाना ने दुरुस्त बताया है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और जवाना के हाथ से पानी की भरी हुई बोतल लेकर उसने उसका ढक्कन खोला और पानी रोज़ी रास्कल के चेहरे पर डालना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद रोज़ी रास्कल के साकित जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो उसने बोतल सीधी कर ली। थोड़ी देर बाद रोज़ी रास्कल ने कराहते हुए आंखें खोल दी तो टाइगर ने पानी की बोतल उसके मुंह से लगा दी और रोज़ी रास्कल ने गटागट पानी पीना शुरू कर दिया। जब कुछ पानी उसके हलक से नीचे उतर गया तो टाइगर ने बोतल हटा ली और उसे जवाना की तरफ बढ़ा दिया। रोज़ी रास्कल एक झटके से सीधी हुई, उसकी आंखों में छाई हुई धुंध पानी पीने से छट गई थी और शऊर की चमक उभर आई थी। तुमने ये क्या किया था? ये मेरा फॉक्स क्रॉस दाव कैसे नाकाम हुआ? तुम्हारा तो दिल फट जाना चाहिए था, लेकिन इसकी बजाय मैं दीवार से जा टकराई। ये क्या हुआ? रोज़ी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में बोलते हुए कहा। फॉक्स क्रॉस? तो क्या तुम फॉक्स क्रॉस के बारे में जानती हो? जवाना ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। फॉक्स क्रॉस दाव तो मेरा ख़ास दाव है, मैंने बड़े बड़े लड़ाकों को इस दाव से चित कर दिया है, लेकिन न जाने क्या हुआ कि यहाँ मैं मार खा गई, रोज़ी ने हैरत भरे लहजे में कहा। फॉक्स क्रॉस लगाते हुए अपने जिस्म को इस कदर ऊंचा नहीं उठाते जितना तुमने उठा लिया था, इसीलिए तो मुझे स्लाइडिंग मारने का मौका मिल गया और तुम तोप से निकले हुए गोले की तरह दीवार से जा टकराई, टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, तो तुम वाकई लड़ाका हो। ओह, तो तुमने फॉक्स क्रॉस को स्लाइडिंग के ज़रिए नाकाम बना दिया था। ये तो इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है, रोज़ी रास्कल ने उठकर खड़े होते हुए कहा, लेकिन उठते ही वो लड़खड़ाई और
پھر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر یکلخت شدید تکلیف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے تو کھڑے بھی نہیں ہوا جا رہا، روزی راسکل نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر نے تم سے رعایت کر دی ہے لڑکی، اس لیے تم ابھی اٹھ کر کھڑی ہونے میں کامیاب ہو گئی ہو، ورنہ اگر یہ واقعی سلائیڈنگ مار دیتا تو تمہاری باقی ساری عمر زمین پر رینگتے گزر جاتی، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے روزی راسکل کو ایک ہاتھ سے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے فضا میں اٹھایا، اور پھر اس سے پہلے کہ روزی راسکل سنبھلتی، جوانا کا ہاتھ گھوما اور ساتھ ہی روزی راسکل کا جسم بھی ہوا میں گھوما۔ اسی لمحے جوانا کا دوسرا ہاتھ حرکت میں آیا اور روزی راسکل چیختی ہوئی گھوم کر صوفے پر جا گری۔ اب کھڑی ہو کر دیکھو، جوانا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تو روزی راسکل اٹھ کر کھڑی ہوئی، اور پھر اس کے چہرے پر ایک بار پھر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تم سب کیسے لوگ ہو؟ روزی راسکل نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو ٹائیگر کے ساتھ ساتھ جوانا بھی ہنس پڑا، جبکہ جوزف منہ بنا کر واپس مڑ گیا۔ آؤ اب میں تمہیں چھوڑاؤں، اور یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہارے ساتھ دوستانہ سلوک ہوا ہے، ورنہ یہاں آنے کے بعد لوگ تو اپنے پاؤں پر چل کر نہیں جا سکتے، ٹائیگر نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ آئندہ ٹائیگر پر حملہ کرنے کا سوچنا بھی نہیں، یہ ماسٹر کا شاگرد ہے، اور ماسٹر کا شاگرد ہونا مارشل آرٹ میں بہت بڑا اعزاز ہے، جوانا نے روزی راسکل کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ماسٹر؟ کون ماسٹر؟ روزی راسکل نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ علی عمران، جوانا نے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ عمران یعنی تمہارا مطلب ہے جو ٹائیگر کا باس ہے، وہ معصوم اور خوبصورت سا نوجوان، اس کی بات کر رہے ہو تم؟ روزی راسکل نے ٹھٹک کر رکتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی معصوم اور خوبصورت سا نوجوان، وہ میرا ماسٹر ہے۔ شاید تمہیں یقین نہ آئے، لیکن میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں کہ ایکریمیا میں میرا نام بڑے بڑے لڑاکوں کے لیے دہشت کا نشان تھا۔ بڑے سے بڑا لڑاکا جب ماسٹر کلر کا نام سنتا تھا تو کئی روز تک خوف سے ہی کانپتا رہتا تھا، لیکن پھر میرا ٹکراؤ ماسٹر سے ہو گیا، اور میں نے بھی تمہاری طرح اپنے زوم میں ماسٹر کو چیلنج کرنے کی حماقت کر ڈالی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ میرا ماسٹر ہے اور مجھے اس پر بھی فخر ہے، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماسٹر کلرز؟ کیا مطلب، کیا تم قاتل تھے؟ روزی راسکل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت تک پورچ میں پہنچ چکے تھے۔ ہاں، پیشہ ور قاتل، ماسٹر کلرز پیشہ ور قاتلوں کی ہی تنظیم تھی، جوانا نے کہا۔ اوہ، پھر تو تم میرے ہی ہم پیشہ ہوئے، میں بھی پیشہ ور قاتلہ رہی ہوں، لیکن پھر اس کام سے بور ہو گئی تو میں نے اسے چھوڑ دیا، روزی راسکل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تم بھی پیشہ ور قاتلہ رہی ہو؟ حیرت ہے، تم نے تو مجھے بھی حیران کر دیا ہے، میں شاید زندگی میں پہلی بار کسی عورت کے بارے میں سن رہا ہوں کہ وہ پیشہ ور قاتلہ ہے، جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو روزی راسکل بے اختیار ہنس پڑی۔ مجھے بھی تم لوگوں سے مل کر خوشی ہوئی ہے، پھر ملاقات ہوگی، روزی راسکل نے کار کے قریب پہنچ کر کہا۔ ٹائیگر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ ماسٹر پر منحصر ہے، فی الحال تم جاؤ، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا، تو روزی راسکل دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ گئی۔ اب تمہارے کلب میں پہنچ جاؤں، ٹائیگر نے رانا ہاؤس سے باہر آتے ہی کہا۔ نہیں، اب میں تمہارے ساتھ رہوں گی، تمہارے کمرے میں، تاکہ تم سے مارشل آرٹ سیکھ سکوں، روزی راسکل نے کہا، اور ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ ارے کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے مارشل آرٹ تو نہیں آتا، بس ویسے ہی ہاتھ پیر چلا لیتا ہوں، اگر تم نے مارشل آرٹ سیکھنا ہے تو پھر تمہیں باس کی شاگرد بننا پڑے گا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم مجھے اس کے فلیٹ پہنچا دو، روزی راسکل نے کہا۔ میں تمہیں تمہارے کلب چھوڑ دیتا ہوں، باس کے فلیٹ کا نمبر بتا دیتا ہوں، تم اپنے طور پر وہاں چلی جانا، ورنہ اگر باس کو معلوم ہو گیا کہ میں نے تمہیں فلیٹ تک پہنچایا ہے تو پھر میری جان بچنا مشکل ہو جائے گی، ٹائیگر نے کہا۔ چلو ایسے ہی صحیح، میں خود وہاں چلی جاؤں گی اور پھر دیکھوں گی کہ تمہارا باس کیسے مجھے مارشل آرٹ کے داؤ نہیں سکھاتا، روزی راسکل نے کہا، اور ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا